जियो न्यूज के सीनियर सहाफी हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं, ये 9 मई की रात थी। रात 12 बजे के बाद कई भारतीय टीवी चैनल्स ने ये ब्रेकिंग न्यूज नशर करना शुरू कर दी कि भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। फिर ये मामला आज़ाद कश्मीर से बढ़ा और भारतीय टीवी चैनल्स ने कराची और लाहौर को भी फतह कर लिया। रात 1:30 बजे के बाद मुझे कुछ भारतीय सहाफियों ने फोन करने शुरू किए। मैंने इन फोन कॉलों को नजरअंदाज किया। फिर एक सीनियर भारतीय सहाफी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। ये खातून सहाफी इंडिया टुडे से वाबस्ता है। इनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया से है। मेरा उनसे ताल्लुक एडिटर और कॉलम निगार का है। कई साल से इनके जरीदे के लिए कॉलम लिख रहा हूं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एडिटर होने के नाते मेरी तहरीर को सेंसर करती है और ना ही इसका मफहूम तब्दील करने की कोशिश करती है। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या अब खैरियत से है। मैंने बताया कि बिल्कुल खैरियत से हूं। मुझे समझ आ चुकी थी कि जी न्यूज समेत कई भारतीय टीवी चैनल कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के 5 शहरों को दुनिया के नक्शे से मिटा चुके थे। इस्लामाबाद पर भारतीय फौज का कब्जा भी करा चुके थे। वजीर आजम हाउस में धमाका करवा के वजीर आजम शहबाज शरीफ को लापता करार दे चुके थे और मेरी एडिटर साहिबा को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने सिर्फ मेरी खैरियत दरियाफ्त करके इन तमाम खबरों की सच्चाई का अंदाजा लगाने की कोशिश की थी। इनका दूसरा सवाल यह था कि क्या सब ठीक है। मैंने जवाब दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है, लेकिन इस्लामाबाद में बिल्कुल खैरियत है। इसके बाद इनके और मेरे दरमियान काफी बातें हुईं। उन्होंने अर्नाब गोस्वामी की तरफ से मेरे खिलाफ हर्जा सराई पर अफसोस का इजहार किया। अब मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मीडिया ने झूठ का जो तूफान बर्पा किया था, इसने अमेरिका, यूरोप और मशरिक वस्ता में पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया था। जी न्यूज के एक एंकर ने ऐलान कर दिया था कि आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है, कल से पाकिस्तान दरअसल अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। अखंड भारत का जिक्र मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स अपने अपने अंदाज में कर रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब फजर के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया भर में फैले हुए सहाफी दोस्त मुझसे भारतीय मीडिया के दावों की हकीकत पूछ रहे थे। वजाहतें दे देकर थक गया तो फोन बंद कर दिया और 5 बजे सो गया। 8 बजे फिर उठ गया तो बांग्लादेश से एक सहाफी दोस्त का फोन आ गया। 8 मई को रोजनामा जंग में मेरे कॉलम का बंगाली तर्जमा एक बांग्लादेशी अखबार ने शाये किया था। बंगाली सहाफी पूछ रहा था कि आपने लिखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है और अब भारत एक दफा फिर जारहियत करेगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या एटमी जंग नहीं होगी। मैंने इस दोस्त को बताया कि भारत को अभी तक ज़म है कि इसे रिवायती हथियारों में पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल है, लिहाजा वो रिवायती हथियारों के जरिए पाकिस्तान को नीचा दुखाने की कोशिश करेगा और अपनी रुसवाई को आवाज देगा। मेरे बंगाली दोस्त ने नेक तमन्नाओं के साथ पाकिस्तान की कामयाबी और सलामती की दुआ की। 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के अहम फौजी अड्डों पर मिसाइल दाग कर एक जंग का आगाज कर दिया। भारत ने हमारी 9 अहम तनसीबात पर हमला किया, जिसमें रहीम यार खान का शेख ज़ैद एयरपोर्ट भी शामिल था। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की 26 तनसाबत पर हमला किया। भारत का सबसे बड़ा नुकसान जालंधर और होशियारपुर के दरमियान आदमपुर एयरपोर्ट पर नस्ब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही थी, जो 2018 में $1.5 अरब के एवज रोज से खरीदा गया था। 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस के राफेल तैयारों की शान और शौकत का जनाजा निकाला था और 10 मई को रोज का एयर डिफेंस सिस्टम भी अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने ना सिर्फ डाग फाइट में भारत को नाकों चने चबवाए, बल्कि मिसाइलों ने भारत के ब्राह्मोस मिसाइल तबाह करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के पास एक तरफ फ्रेंच जंगी तैयारे थे, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था और दूसरी तरफ इस्राएली ड्रोन थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 78 से ज्यादा इस्राएली ड्रोन्स को तबाह करके एक नई जंगी तारीख लिख डाली। जमीनी जंग में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय तोपों को बर्बाद कर डाला और लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह भारतीय फौजियों ने सफेद झंडे लहराकर जिंदगी की भीख मांगी। भारत का ख्याल था कि अमेरिका, यूरोप और दीगर अहम ममालिक इसकी हिमायत करेंगे। सिवाय इसराइल के कोई अहम मुल्क भारत की हिमायत में खड़ा न हुआ। दूसरी तरफ चीन, तुर्की और आज़रबाईजान खिलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारतीय मीडिया में ईरान के खिलाफ गाली गलौज की जाती रही और जब अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज फायर का ऐलान किया तो भारतीय मीडिया ट्रंप के खिलाफ भी चीख उठा।
اس سیز فائر میں امریکہ کے علاوہ برطانیہ، سعودی عرب اور ترکی نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ وہ بھارت جو ہمیشہ کسی تیسرے ملک کی ثالثی کو مسترد کر دیا کرتا تھا، اس مرتبہ امریکہ کو ثالث بنا کر مزید رسوائی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جنگی اور سفارتی محاذ پر بھارت کی عبرتناک شکست اس پورے خطے کے مستقبل پر مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ بھارت نے سیز فائر تسلیم کر لیا لیکن سندھ طاس معاہدے کو بحال نہیں کیا۔ جس پاکستان کو بھارت دہشت گرد کہتا تھا، اب اس پاکستان سے اسے مذاکرات کرنے ہوں گے۔ میں اس سیز فائر کے نتیجے میں بامقصد مذاکرات کے آغاز کا حامی ہوں، لیکن نریندر مودی کی سیاست میں پاکستان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ نریندر مودی نے 24 مارچ 2012 کو احمد آباد میں کھل کر اکھنڈ بھارت کی حمایت کی تھی اور پاکستان کے صوبہ سندھ کو بھارت میں ضم کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ مودی نے ہمیشہ بلوچ علیحدگی پسندوں کی حمایت کی ہے، لیکن اکھنڈ بھارت کے نظریے میں آزاد بلوچستان خود مختار افغانستان کی کوئی گنجائش نہیں۔ مودی دراصل پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، تبت، سری لنکا، تھائی لینڈ، بھوٹان اور مالدیپ کو اکھنڈ بھارت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھارتی پارلیمنٹ میں آویزاں کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے سیز فائر تو کروا دیا، لیکن بھارت میں مودی کا زوال شروع ہو چکا ہے اور مودی اپنی سیاست بچانے کے لیے سیز فائر سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ ہم بھارت سے دشمنی نہیں چاہتے، لیکن جب تک اکھنڈ بھارت کا نقشہ بھارتی پارلیمنٹ میں لٹک رہا ہے، مودی حکومت پر اعتماد نہیں کیا جا